चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचलित वेंकटेश महासर्वेष्ठ महाविद्यालय धाराशिव उस्मानाबाद BA प्रथम वर्ष प्रथम सत्र हिंदी ऐच्छिक के छात्रों के लिए अनिवार्य सेतु पाठ्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज इस पाठ्यक्रम की अंतिम तासिका होने वाली है, क्योंकि इस पाठ्यक्रम का जो अंतिम 5वां पाठ्यांश है, जिसके अंतर्गत हम 15वीं तासिका आज पूर्ण कर रहे हैं। इस 15वीं तासिका में हमारा जो विषय है वह है काव्य शास्त्र अथवा साहित्य शास्त्र। काव्य शास्त्र अथवा साहित्य शास्त्र। इससे पूर्व हमने अब तक क्या लिया, इसका पुनर्कथन करना बहुत जरूरी है। हमने सबसे पहले हिंदी की वर्णमाला अंक लेखन, उन अंकों का अक्षरों में लेखन देखा। उसके उपरांत हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है, भारोप्रिय परिवार। उसके उपरांत हिंदी भाषा भारत की अन्य भाषा परिवारों से कैसे अलग है। आर्य परिवार है, द्रविड़ परिवार है, चीनी तिब्बती परिवार है, वगैरह वगैरह सारे परिवारों की बात हमने की। इसके उपरांत हमने हिंदी भाषा के इतिहास को प्राचीन काल से देखा, जिसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके उपरांत प्राकृतों का तीनों उत्थान, मतलब धार्मिक प्राकृत, उसके उपरांत साहित्यिक प्राकृत और अपभ्रंशों का उत्थान, उसके बाद हिंदी का इतिहास, हिंदी राजभाषा कैसे बनी, इसका इतिहास हमने देखा। उसके उपरांत हमने प्रयोजन मूलक हिंदी के कुछ भागों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया, जिनमें से भाषा शिक्षण क्या होता है, भाषाई कौशल क्या होते हैं, उसके उपरांत कार्यालयीन लेखन, इसमें प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण और प्रतिवेदन लेखन इत्यादि बातें देखी थी। उसके उपरांत हमने हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ किया और पहले हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के स्रोत कौन कौन से हैं, वह अंतर साक्ष्य, बाह्य साक्ष्य। उसके उपरांत हमने ये देखने की कोशिश की कि हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं। गार्सन कांसी के फ्रेंच ग्रंथ इस्तवाद द लालित लिथुअनियन एंग्लो हिंदुस्तानी से लेकर के डॉक्टर मेघेंद्र तक के बहुत सारे ग्रंथों का हमने उल्लेख किया। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, उसके उपरांत जो 4 महत्वपूर्ण कालखंड है उनका नामकरण, आदिकाल जो विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 तक का कालावधि है। दूसरा काल भक्ति काल जो 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक का काल है, और उसके उपरांत रीति काल जो 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत का काल है। और आधुनिक काल को हम ईस्वी सन में गिनते हैं। आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल की कालगणना जो है विक्रमी संवत से करते हैं, और उसके उपरांत आधुनिक काल की कालगणना ईस्वी सन के अनुसार करते हैं। इसलिए ईस्वी सन के अनुसार ईस्वी सन 1857 से लेकर के अब तक का जो कालखंड है उसे आधुनिक काल कहा जाता है। इनमें से आदिकाल की जो अलग अलग राज्याश्रय में लिखी गई रासो काव्य परंपरा है, धर्माश्रय में लिखी गई जैन काव्य परंपरा है, सिद्ध काव्य परंपरा है, नाथ काव्य परंपरा है, उसके उपरांत लोकाश्रय में लिखी गई लोक काव्य परंपरा है, जिसमें अमीर खुसरो विद्यापति आदि आते हैं। उसके उपरांत हमने भक्ति काल में ये देखा कि भक्ति काल में जो अलग अलग काव्य प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे कि निर्गुण ज्ञानाश्रय या संत काव्य परंपरा, उसके उपरांत दूसरी जो है निर्गुण प्रेमाश्रय अथवा सूफी काव्य परंपरा, तीसरी श्री कृष्ण भक्ति की परंपरा, चौथी श्री राम की भक्ति की परंपरा को काव्य परंपरा को हमने देखा। इसके क्रमशः जो महत्वपूर्ण कवि हैं संत काव्यधारा के संत कबीरदास, सूफी काव्यधारा के मलिक मोहम्मद जायसी, उसके उपरांत श्री कृष्ण काव्यधारा के सूरदास, उसके उपरांत श्री राम भक्ति काव्यधारा के तुलसीदास, इन भक्त कवियों को हमने देखा। उसके बाद रीतिकाल आता है। रीतिकाल में भी रीतिकाल की परिस्थितियाँ, उसकी राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियाँ, मतलब आदिकाल से लेकर के हमने देखा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों को देखा। उसके उपरांत हमने ये देखा कि रीतिकाल में जो काव्य है वह 4 प्रकार के धाराओं में लिखा गया।
रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा और रीतिबद्ध लेकिन श्रृंगार की जगह वीर रस की काव्यधारा, इनमें क्रमशः प्रतिनिधि कवियों के रूप में हमने रीतिबद्ध काव्यधारा के केशवदास, पद्माकर, मतिराम को थोड़ा सा सरसरी तौर पर देखा था। उसके उपरांत रीति सिद्ध काव्यधारा के बिहारी या बिहारी लाल कवि को देखा। उसके उपरांत रीति मुक्त काव्यधारा के घनानंद पर थोड़ा सा हमने मार्गदर्शन किया। और उसके उपरांत वीर काव्यधारा के वीर रस की काव्यधारा जो रीतिकालीन थी, उसके अंतर्गत कवि भूषण, सूदन और लाल या गोरेलाल इत्यादि कवियों की बात की। उसके उपरांत हमने आधुनिक काल आरंभ किया। आधुनिक काल की राजनीतिक धार्मिक परिस्थितियां जहाँ एक ओर स्वाधीनता और दूसरी ओर समाज सुधार का आंदोलन चल रहा था, उन सभी की बातें हमने आपके सम्मुख की। ये पूर्व कथन चल रहा है। और उसके उपरांत हमने ये देखा कि आधुनिक काल में जो अलग अलग काव्यधाराएं, खास करके जो अलग अलग कालखंड हो जाते हैं, 1857 से लेकर के 1903 तक के कालखंड को भारतीय युग अथवा पुनर्जागरण काल कहा जाता है। 1903 से लेकर के 1918 तक के कालखंड को द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल कहा जाता है। 1918 से लेकर 1938 तक का जो कालखंड है उसे छायावादी काल कहा जाता है। उसके उपरांत प्रगति प्रयोगवाद का कालखंड आता है 1952 तक का। और उसके उपरांत नई कविता का कालखंड, फिर समकालीन कविता का कालखंड। और उसके उपरांत 21वीं शताब्दी में जो अलग अलग कविताएं आई, खास करके दलित विमर्श की, स्त्री विमर्श की, आदिवासी विमर्श की कविताएं आई, ये सारा काव्य के प्रति हुआ। उसी प्रकार हमने उसके बाद में संक्षेप में बता रहे हैं हम आपको कि उसके बाद गद्य साहित्य की बात की। और गद्य साहित्य में ये देखा कि पहला जो ग्रंथ है खड़ी बोली गद्य का चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंगत द्वारा लिखा गया। और उसके बाद हिंदी गद्य बहुत सारा आया। भारतीय युग में पद्य की भाषा ब्रजभाषा थी, किंतु गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। उसके उपरांत द्विवेदी युग में पद्य की भाषा भी खड़ी बोली बन गई। और द्विवेदी युग में गद्य में जो कुछ लिखा गया उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अलग अलग कहानीकार सामने आए, अलग अलग निबंधकार सामने आए, पत्रकार हमारे सामने आए। पत्रकारों का इतिहास भी हमने देखा था। और द्विवेदी युग में सरस्वती का प्रकाशन जो 1903 में द्विवेदी जी ने, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने हाथों में लिया था, उन्होंने तत्कालीन जितने भी लेखक थे उनके लेखों, कविताओं, कहानियों को शुद्ध करके अर्थात व्याकरणिक रीति से उसका उद्धार करके सुधार किया था। इसलिए ये जागरण सुधार काल कहलाता है। उदाहरण के रूप में पंचों के परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी का नामकरण उन्होंने पंच परमेश्वर नाम से किया। और भी बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैथिलीश्वर गुप्त जी उन्हीं के शिष्य थे। और बहुत सारे प्रथम निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार सरस्वती में छपते रहे। यहाँ से गद्य शुरू हुआ। फिर उसके उपरांत प्रेमचंद जी का नाम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण गद्य में आता है। छायावादी युग में भी बहुत सारे गद्य लेखक सामने आ गए। प्रगति प्रयोगवाद में भी बहुत सारे गद्य लेखक हमारे सामने आते दिखाई देते हैं। उसके उपरांत नवलेखन काल में, समकालीन काल में बहुत सारे गद्य लेखक सामने आते हैं। उसके उपरांत हमने एक एक विधा को देखने का प्रयास किया था। उपन्यास और कहानी विधा में बहुत सारे नाम हमने गिनाए थे। रानी की कहानी, इंशाअल्लाह खान या रेवरेंड विजय न्यूटन की कहानी, जमींदार का दृष्टांत, या एक टोकरी और मिट्टी, यह एक महत्वपूर्ण कहानी। उसके उपरांत दुल्हे वाली कहानी या अलग अलग कहानियाँ। प्रेमचंद जी को हमने उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में देखा था। जयशंकर प्रसाद जी को देखा था, निराला जी को देखा, और अन्य भी बहुत सारे कथाकार सामने आते हैं। प्रगतिशील कहानीकारों में यशपाल जी आते हैं, नागार्जुन जी आते हैं, उनका भी उल्लेख किया था। फिर उसके उपरांत हमने प्रयोगवादी लेखक के रूप में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी के उपन्यास, खास करके शेखर जीवनी के तीनों भागों की चर्चा की थी। और उसके उपरांत कुछ ऐतिहासिक लेखन में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके उपरांत चतुर्सेन शास्त्री जी, वृंदावन लाल वर्मा जैसे ऐतिहासिक उपन्यासकार, कहानीकार हमने आपके सामने प्रस्तुत की थे। उसके उपरांत हम देखते हैं कि कहानी उपन्यासों के उपरांत हमने निबंध
नाटक और एकांकी विधा भी देखी थी। नाटककारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र युग, जयशंकर प्रसाद युग, मोहन राकेश, ये 3 महत्वपूर्ण नाटककार। वैसे सुरेंद्र वर्मा जी, वृंदावन लाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल इत्यादि का भी उल्लेख किया था। खास करके एकांकियों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का उल्लेख किया हुआ था। उसके उपरांत निबंध और आलोचना साहित्य हमने देखा। इसमें आचार्य, वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अच्छे निबंध लिखे थे, अच्छी आलोचनाएं लिखी थी। उसके उपरांत महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उसके उपरांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे निबंधकार और आलोचक देखे थे। और उनके उपरांत निबंधकारों में देखा जाए तो कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र इत्यादि का नाम लिखा था, दिया था आपके सम्मुख। और आलोचकों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, नंद दुलारी वाजपेयी जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, उनके उपरांत डॉक्टर नामवर सिन्हा इत्यादि आलोचकों को हमने सब आपके समूह प्रस्तुत किया था। फिर बाद में जो रही हुई गद्य विधाएं हैं, उन गद्य विधाओं में हमने जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्त, डायरी इत्यादि विधाओं की भी थोड़ी सी जानकारी दी थी। इसके उपरांत हमने कल की तासिका में हमने ये देखने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से जो हिंदी साहित्य में अलग अलग आंदोलन आए, उनका परिचय अकविता, सकविता या कहानी इत्यादियों को भी आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हुआ था। और बहुत सी बातें हमने आपके सम्मुख रखने की कोशिश की थी। कल की भी वीडियो हमने डाल दी है। और आज हम विशेष करके एक महत्वपूर्ण विषय की ओर जा रहे हैं कि साहित्य लिखा तो जाता है, लेकिन साहित्य कैसे लिखना चाहिए, साहित्य में कौन से तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, साहित्य की परिभाषाएं क्या होती हैं, इसको लेकर के आज की तासिका में हमने यह सरसरी तौर पर लिखने का प्रयास किया है। उसका नाम है काव्य शास्त्र अथवा साहित्य शास्त्र। साहित्य होता क्या है? साहित्य की एक व्युत्पत्ति के अनुसार सहित, जो पदार्थ, जो वस्तु, जो संकल्पना हित के साथ हो, यानी जो हितकारक हो, उसे साहित्य कहा जाता है। हितस्य भावः सहितम्, सहितस्य भावः साहित्यम्। अर्थात जो रचना हितकारक हो वही साहित्य है। इस प्रकार की व्युत्पत्ति हमने बताई है। इसके उपरांत बहुत सी परिभाषाओं के एक महत्वपूर्ण बात हमने काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र इसलिए कहा क्योंकि प्राचीन काल में, भारत के प्राचीन काल में जितने भी आचार्य हुए, उन सभी आचार्यों ने साहित्य के स्थान पर काव्य शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन धीरे धीरे काव्य और साहित्य दो शब्द समांतर बढ़ गए, तो साहित्य के अंतर्गत साहित्य की सारी विधाएं आने लगी और काव्य शब्द केवल कविता तक मर्यादित रह गया। इस प्रकार से ये पहले साहित्य के लिए जो शब्द प्रयोग होता था, अब वह पहले काव्य ये शब्द प्रयोग होता था, अब वो साहित्य हो रहा है। और इनमें से देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण आचार्य हैं। आचार्य भामह, आचार्य राजशेखर, आचार्य भोजराज, आचार्य रुद्रट, आचार्य राजा नकुंतक आदि ने काव्य शब्द की परिभाषाएं की हैं। और उसके बाद में साहित्य शब्द काव्य की जगह जुड़ गया। अब इनमें से एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि साहित्य के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। कविता, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरणात्मक कथा, जीवनी, व्यंग्य, आलोचना, ये सारी विधाएं साहित्य के अंतर्गत आती हैं और काव्य अब केवल कविता तक मर्यादित है। अब उसके उपरांत हम देखेंगे एक दो तीन महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे प्रधान पहला नाम आता है आचार्य भरत मुनि का, जिन्होंने रस सिद्धांत की स्थापना की और जिनके ग्रंथ का नाम था भरतनाट्य शास्त्र। उसके उपरांत भामह आते हैं, जिन्होंने अलंकार शास्त्र की स्थापना की, जिनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। उसके बाद आचार्य वामन आते हैं, जिन्होंने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति नाम का ग्रंथ लिखा। उसके उपरांत आचार्य आनंदवर्धन आते हैं, जिन्होंने ध्वन्यालोक नाम का सिद्धांत रखा उस ग्रंथ के रूप में। उसके उपरांत
राजानु कुंतक आते हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति सिद्धांत की चर्चा की, और अंतिम आते हैं औचित्य सिद्धांत की चर्चा करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र, जिन्होंने औचित्य विचार चर्चा नाम का ग्रंथ लिखा। और इस आधार पर 6 प्रकार के संप्रदाय आते हैं। पहला रस संप्रदाय, दूसरा अलंकार संप्रदाय, तीसरा संप्रदाय आता है रीति संप्रदाय, चौथा ध्वनि संप्रदाय, पांचवा वक्रोक्ति संप्रदाय, और अंतिम छठा आता है औचित्य संप्रदाय। और इन्हीं विद्वानों ने, इन्हीं आचार्यों ने जो अलग अलग चर्चाएं की हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व एक बात ध्यान में रखें कि साहित्य एक ऐसी विधा है जो कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य ललित कलाओं में जहां वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला, संगीत कला, संगीत में भी नृत्य, मौखिक संगीत या गायन, और वाद्य संगीत अर्थात वादन, इनसे भी श्रेष्ठ कला के रूप में केवल शब्द के आधार पर जो कला निर्माण होती है उसको साहित्य कहा जाता है। अब इसमें जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उनमें से कुछ परिभाषाएं हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। हालांकि 18-20 परिभाषाएं हैं, लेकिन पहले 2-4 परिभाषाएं हम संस्कृत की, 2-4 परिभाषाएं पाश्चात्यों की, और 2-4 परिभाषाएं हिंदी के लोगों की लेकर के हम आगे चलेंगे। आचार्य भरतमुनि ने नाटक या काव्य की जो परिभाषा की है वह मृदुललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्तिमन नृत्य योग्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम भवति जगत योग्यम नाटकम प्रेक्षकानाम। ये उन्होंने परिभाषा की है। आचार्य वेदव्यास ने अपने ग्रंथ अग्नि पुराण में संक्षेपाद वाक्यनिष्ठा छिन्ना पदावली काव्यम स्पदलंकारम गुणवत दोष विवर्जितम, ये परिभाषा की है। फिर उसके बाद आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में शब्दार्थों सहित काव्य ये परिभाषा की है। दंडी ने श्रीदंतावलिष्ठ छिन्ना पदावली काव्यादर्श ग्रंथ में लिखा है। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ में काव्य शब्दों गुणालंकार सतुत्र शब्दार्थी और वर्तते, इस प्रकार परिभाषा की है। आचार्य रुद्रक ने अपने काव्यालंकार ग्रंथ में, ध्यान रहे, आचार्य रुद्रक और आचार्य भामह दोनों के ग्रंथों का नाम एक ही है, काव्यालंकार। तो उन्होंने परिभाषा की है ननु शब्दार्थो काव्यम। आचार्य राजकुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे विस्तृतो काव्यम तद्विद आह्लादकारिणी, इस प्रकार से परिभाषा की है। आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में काव्य से आत्माध्वनि बुधेरिति सीमानाथ पूर्व, इस प्रकार से परिभाषा की है काव्य की। उसके उपरांत आचार्य मोहम्मद ने अपने पुस्तक, अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में तद्दोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः क्वापि, इस प्रकार से व्याख्या की है, परिभाषा की है। आचार्य राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में शब्दार्थ योग यथावत सहभावी विद्यासार साहित्य विद्या कहा है। आचार्य हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ में उचितस्य भाव औचित्यम सिद्ध काव्य से जीवितम, यह व्याख्या की है। आचार्य वाग्भट ने अपने ग्रंथ वाग्भटालंकार में शब्दार्थों निर्दोषो सगुणो प्रायः सालंकारोच काव्यम। आचार्य विद्याधर ने शब्दार्थों आत्माभ्यधायी ध्वनि, इस प्रकार व्याख्या की है। आचार्य विद्यानाथ ने विद्यानाथ प्रतापरुद्र इस ग्रंथ में गुणालंकार सहितो शब्दार्थो दोष विवर्जितो। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और पंडित राज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रसगंगाधर में रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, इस प्रकार की परिभाषाएं की हैं। अब ये परिभाषा संस्कृत में है, केवल उसका मतितार्थ मैं बताता हूँ कि लगभग सभी आचार्यों ने शब्द और अर्थ के सही तत्व को काव्य कहा है। अब उसमें कुछ तत्व, किसी ने उसमें रस उसकी आत्मा कहा है, किसी ने अलंकार उसकी आत्मा कहा है, किसी ने रीति उसकी आत्मा कहा है, किसी ने वक्रोक्ति की उसके आत्मा कहा है, और किसी ने औचित्य को उसकी आत्मा कहा है। इतना ही फर्क है, बाकी शब्द अर्थ के सहित भाव को
काव्य कहते हैं उसमें कभी अलंकार हो तो भी चलेगा, न हो तो भी चलेगा, इस प्रकार की व्याख्याएं की हैं। इन सभी व्याख्याओं का अगर सार देखा जाए तो यह है कि सारे लगभग भारतीय प्राचीन संस्कृत आचार्यों ने ये कहने की कोशिश की है कि साहित्य में या काव्य में शब्द और अर्थ अनिवार्य तत्व होते हैं, और उसके बाद जहां काव्य की आत्मा का प्रश्न आता है तो वहां मतभेद हो जाते हैं। आचार्य भरत मुनि, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य विश्वनाथ ये रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। आचार्य भामह और अन्य जो उनके अवलंबी हैं वे अलंकार को काव्य की आत्मा कहते हैं। आचार्य वामन रीति को काव्य की आत्मा कहते हैं। आचार्य राजान कुंतक वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहते हैं, और आचार्य क्षेमेंद्र यह औचित्य को काव्य की आत्मा कहते हैं। इतना ही फर्क है, और इसी आधार पर 6 संप्रदाय या 6 अलग अलग सिद्धांत आए हैं। रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, उसके उपरांत वक्रोक्ति सिद्धांत, और अंतिम छठा है वह औचित्य सिद्धांत। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हमने आपके सामने प्रस्तुत की। इसके उपरांत एक महत्वपूर्ण बात और है कि काव्य की आत्मा रस ही है। रस, ध्वनि, औचित्य और वक्रोक्ति ये काव्य के अंतरंग तत्व है, और रीति और अलंकार बहिरंग तत्व है। अब चलते हैं पाश्चात्य विचारकों के द्वारा। जब हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है आचार्य प्लेटो का। आचार्य प्लेटो अथवा अफलातून, जिन्होंने साहित्य की परिभाषा की है। साहित्य अज्ञान जन्य होता है, साहित्य क्षुद्र मानवीय वासनाओं से उत्पन्न होता है और क्षुद्र वासनाओं को उभारता है, अतः वह हानिकारक होता है क्योंकि वह सत्य से तिगुनी दूरी पर होता है, ऐसा कहा। लेकिन इनका विरोध एरिस्टोटल ने कहा किया। उन्हीं के शिष्य ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में साहित्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। यहाँ अनुकरण का अर्थ नकल न होकर के पुनर्सृजन है। इसी प्रकार फिलिप ने, एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ की व्याख्या यहाँ महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं साहित्य क्या है? शक्तिशाली अनुभूतियों का स्वच्छंद प्रवाह है जो शांति के क्षणों में पुनर्गठित होता है। ये व्याख्या सर्वसम्मत है, लगभग अंग्रेजी में बहुत मानी जाती है। ये इस प्रकार है, देखिए कि पोएट्री इज नथिंग बट पावरफुल ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये उन्होंने व्याख्या की है। फिर कार्लाइल ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने जीवन की समीक्षा कहा है। जॉन किट्स ने साहित्य की अनुभूति को सफल व्यवस्था कहा है और मनुष्य के सर्वोच्च विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदरतम अभिव्यक्ति। सिगमंड फ्रायड ने काम को महत्व दिया है, वासना को महत्व दिया है। बेनेडिक्टो क्रोचे ने सहज अनुभूति कहा है। आई रिचर्ड्स ने मन की रागात्मक प्रतिक्रिया कहा है। टी.एस. एलियट ने इसे आत्म प्रकाशन न होकर के आत्मसमर्पण कहा है। W.H. हडसन ने इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ लिटरेचर में भाषा के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति को साहित्य कहा है। के शैली, हक्सले इत्यादि लोगों ने कहा है। केवल इतना जरूरी है ध्यान रखें कि संक्षेप में अगर कहा जाए पाश्चात्य विचारवंतों की दृष्टि से, तो पाश्चात्य साहित्य और साहित्य शास्त्र अलग अलग वादों में युगानुरूप बदलता है और इसके विकास के साथ उसकी अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत हुई हैं। लेकिन यहाँ ये जरूरी ये बात है कि ये जो पाश्चात्य विचारक हैं, ये पाश्चात्य विचारक अपनी बात थोप देते हैं, वैसा संस्कृत में नहीं था। संस्कृत में कोई सिद्धांत दिया जाता, उस पर चर्चाएं हुआ करती थी, वाद विवाद होते थे। लेकिन पाश्चात्य शास्त्र में अपने प्रयोजन के अनुसार परिभाषाएं थोपते थे। इस प्रकार से चलते हैं हिंदी की ओर। हिंदी में जो साहित्य की परिभाषा दी है तो सबसे पहले चंद बरदाई की आती है। दृष्टव्य उक्ति धर्म विशाल से राजनीति नवरसम शतभाषा पुराणाम कथितम माया। कबीर ने तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। सूरदास ने जगते अद्भुत सुख सदन शब्द और अर्थ कवित्व। यानी हिंदी के इसके उपरांत जितने भी आलोचक हुए हैं मध्य युग के, उन्होंने संस्कृत के ही काव्य शास्त्र में दिए गए परिभाषाओं का हिंदी अनुवाद मात्र किया है।
जगते अद्भुत सुख सदन शब्द और अर्थ कवित्व, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ यह लक्षण मैंने कियो समझे ग्रंथ बहुचित्त, शब्द जीव के अर्थ मन रसमंत सुजस शरीर, चल रहे जुग छंद गति अलंकार मंदिर। इसमें देखिए कि शब्द है, अर्थ है, रस है, उसके उपरांत छंद है, गति है, अलंकार इत्यादि का उल्लेख किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कीरति भूलती भरती भरी सोई, सुरस रसम सब हित कह होई, मतलब सभी का हित करने वाला साहित्य है। आचार्य केशवदास ने लगभग संस्कृत की ही का परिभाषा का अनुवाद मात्र किया है। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सुरस सुवृत्त भूषण विभिन्न राज्य कविता वनिता मित्र, इस प्रकार से परिभाषा करने का प्रयास किया। उसी प्रकार आचार्य चिंतामणि ने, घनानंद ने भी, लेकिन घनानंद थोड़ी सी अलग बात कहते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं लोग लाग ये कविता बनावत, सारे लोग कविता बनाते हैं, लेकिन कहते हैं कि कविताएं मुझे बनाती हैं, मोहे तो मोही कविता बनावत, मतलब उनका व्यक्तित्व कविता से अलग नहीं है। अब ये तो हुए मध्य युग के। अब आधुनिक काल के जो महत्वपूर्ण आचार्य है जिन्होंने साहित्य की परिभाषा करने का प्रयास किया, जिनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेव प्रसाद द्विवेदी आते हैं। वे कहते हैं कि मनोभाव शब्दों का उद्धार करते हैं वही कविता हो। कविता है चाहे वो गद्यात्मक हो या पद्यात्मक हो। शुक्ल जी की महत्वपूर्ण परिभाषा है कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। वो आगे चलकर लिखते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए वाणी जो शब्द विधान करती है उसी को साहित्य या कविता कहते हैं। प्रसाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा की है। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने ग्रंथ कला, काव्य कला और अन्य निबंध में काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह एक श्रेयमयी प्रेरचनात्मक ज्ञान धारा है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने भी शुक्ल जी की तरह हृदय की मुक्तावस्था को कविता कहा है, साहित्य कहा है। सुमित्रानंद पंत जी ने कवियों के परिपूर्ण क्षणों की वाणी को कविता कहा है। महादेव वर्मा ने कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वो चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी भावनाएं दूसरे में आविर्भूत होती है, इस प्रकार का है। बाबू गुलाब राय ने भी इसी प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। प्रेमचंद की परिभाषा यहाँ महत्वपूर्ण है, जो मैथ्यू अर्नोल्ड की तरह ही है। साहित्य जीवन की आलोचना है। इस दृष्टि से सत्य की खोज कीजिए, इसी सत्य असत्य का संग्राम साहित्य है। दर्शन और विज्ञान का उद्देश्य यही है सच्चाई को खोजना, लेकिन वह बुद्धि के रास्ते जाता है, विज्ञान और दर्शन, लेकिन साहित्य वहां भावना से जाता है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की व्याख्या है साहित्य वह जो मानव को उदात्त बनाता है, उसे पशुत्व से ऊपर उठा करके देवत्व की ओर अग्रसर करता है, उसे सारे विश्व के साथ एकत्व की अनुभूति कराता है। रसवादी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र जी सरस शब्दार्थ का नाम साहित्य या काव्य, ऐसा विश्वनाथ जैसी परिभाषाएं करते हैं। ऐसे बहुत से फिर गजेंद्र माधव मुक्तिबोध लिखते हैं, मानव का मानसिक परिष्कार और समाज का सांस्कृतिक परिष्कार ही साहित्य है। अब देखिए, एक कविता के माध्यम से ही कवि की कविता की परिभाषा है। कवि सुदामा पांडे उर्फ धूमिल जी लिखते हैं, कविता क्या है? कोई पहनावा है, कुर्ता पाजामा है? ना भाई ना। कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। क्या वह व्यक्तित्व बनाने की, खाने कमाने की चीज है? ना भाई ना। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। क्या परिभाषा करेंगे? कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ऐसा कहा। इसके उपरांत बहुत सारे आचार्य श्याम सुंदर दास कहते हैं कि अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे वह काव्य है। विद्यानिवास मिश्र ने भी साहित्य को जीवन की व्याख्या नहीं, अपनी समांतर जीवन कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि साहित्य हृदय के रस में पकी हुई जीवन की आलोचना कही है। और वे आगे लिखते हैं, साहित्य भाव के साथ भाव का मिलन है। यही नहीं वर्ण ने बताया कि मनुष्य के साथ मनुष्य का और दूर के साथ निकट का मिलन है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा डॉक्टर चंद्रभानु सोनवणे जी की है, जिन्होंने गुरु कामड़ी संवेदालंकार पदवी प्राप्त की थी।
वे लिखते हैं, देखिए, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कलानुभव साहित्य है। साहित्य पहले कलानुभव है और भाषागत अभिव्यक्ति का तादात्म्य है, बाद में विचार गया कुछ। और एक महत्वपूर्ण परिभाषा उन्होंने की, शब्दों के माध्यम से, ध्यान रखें, शब्दों के माध्यम से संस्कार क्षम अंतःकरण की अभिव्यक्ति ही साहित्य, ऐसा चंद्रभानु सोनवने लिखता है। अब देखिए, भारतीय प्राचीन संस्कृत आचार्यों हो या पाश्चात्य आचार्य, चाहे ग्रीक आचार्य हो, रोमन आचार्य हो, या अंग्रेजी विद्वान हो, या फिर हिंदी के कवि लेखक विद्वान हो, इन सभी ने साहित्य की परिभाषा करने का प्रयास किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसी माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से संस्कृत काव्य शास्त्र, उसके उपरांत पाश्चात्य साहित्य शास्त्र और हिंदी के विद्वानों ने साहित्य की परिभाषा की है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यह शब्द और अर्थ का सामंजस्य पूर्ण एकत्रीकरण है और यही एकत्रीकरण साहित्य को साहित्य बनाता है, काव्य बनाता है। मैं फिर से एक बार ये कहना चाहूंगा कि प्राचीन काल में काव्य शब्द का प्रयोग होता था और बाद में इसी सहितत्व भाव, इस शब्द के कारण बाद में काव्य की जगह साहित्य शब्द का प्रयोग होने लगा और यही साहित्य का भाव आगे चल करके हमारे सामने बहुत सी बातें लाता है। भारतीय प्राचीन संस्कृत आचार्य हो या उसके उपरांत ग्रीक आचार्य हो, रोमन आचार्य हो या अंग्रेजी के विद्वान हो, चाहे वो इंग्लैंड के विद्वान हो, चाहे अमेरिका के विद्वान हो, चाहे वो मनोविश्लेषणवादी विद्वान हो, चाहे मार्क्सवादी विद्वान हो, सभी ने मिलकर के साहित्य को एक महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ कला के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, साहित्य के भेदक लक्षण। साहित्य के भेदक लक्षणों में 3 महत्वपूर्ण लक्षण आते हैं। वे हैं स्थायित्व, उसके बाद व्यक्तित्व का प्रतिफलन और तीसरे रागात्मकता। और इनमें देखिए, ये 3 ऐसे तत्व हैं जो साहित्य को अन्य कलाओं से और अन्य ज्ञान धाराओं से अलग करते हैं। साहित्य के लक्षणों में पहला लक्षण आता है भेदक लक्षण स्थायित्व, दूसरा व्यक्तित्व का प्रतिफलन और तीसरा रागात्मकता। और इसी के आधार पर हम आगे साहित्य के तत्वों की ओर भी ध्यान देंगे। ध्यान रहे, साहित्य का यह जो तत्व है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि साहित्य हमेशा चिरस्थायी रहता है। साहित्य कभी भी मूल्यहीन नहीं हो पाता, साहित्य कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो पाता। अर्थात हजारों वर्ष पहले लिखे गए रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय में थे। इसलिए स्थायित्व साहित्य का एक महत्वपूर्ण भेदक लक्षण है। आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श नामक ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि सदलंकृत अर्थात अलंकार सहित जो साहित्य है वह शताब्दियों, युगों और कल्पांतरों तक स्थायी, चिरस्थायी बना रहता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बात यहां और कहूं, देखिए कि आज विज्ञान की परिभाषा में किसी विषय पर कोई पुस्तक आए तो उसका वर्जन 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद बदल जाता है, लेकिन साहित्य का ऐसा नहीं होता। एक ही राम कथा पर लिखे गए साहित्य की अलग अलग जो आवृत्तियां हैं उन सब का अपना महत्व है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ भूषुंडी रामायण संस्कृत में है, फिर वाल्मीकि रामायण है, फिर नारद रामायण है, फिर उसके उपरांत शिव रामायण है, रघुवंश, ये राम कथा पर आधारित है। परंतु प्रत्येक कृति का स्थान अबाधित है। मतलब वाल्मीकि रामायण के आने से भूषुंडी रामायण का महत्व कम नहीं हुआ, या नारद रामायण के आने से वाल्मीकि रामायण का महत्व कम नहीं हुआ। उसी प्रकार हिंदी में भी, यानी रघुवंश के आने से वाल्मीकि रामायण का महत्व कम नहीं हुआ, रामचरितमानस आने से रामायण का महत्व कम नहीं हुआ, रामचंद्रिका केशवदास के आने से रामायण का महत्व कम नहीं हुआ, साकेत मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वाल्मीकि रामायण का वही महत्व रहा। साकेत का संत है या फिर त्रेता जैसे महाकाव्य हैं, इसमें एक ही राम कथा है,
लेकिन ये राम कथा अपनी पूर्ववर्ती राम कथाओं का स्थान नहीं ले पाती। प्रत्येक जो कलाकृति होती है राम कथा पर आधारित वह चिरस्थायी है। उसके उपरांत देखते हैं कि बाकी के अन्य विषयों में झटझट से बदल जाते हैं। दूसरी चीज है व्यक्तित्व का प्रतिफलन। व्यक्तित्व का प्रतिफलन, व्यक्तित्व क्या है पहले समझिए। मतलब एक मनुष्य जिसको 2 आंखें, 2 कान है, नाक के 2 रंध्र है, मुख है, 2 हाथ में 2 पैर है, ये व्यक्ति नहीं है। ये अंतर्बाह्य व्यक्तित्व उसका होता है और उस पर 2 प्रकार के संस्कार होते हैं, प्राक्तन और अद्यतन संस्कार। दोनों प्रकार के संस्कार होते हैं, जातीय संस्कार और व्यक्तिगत संस्कार। इन सबसे मनुष्य बनता है। उसका वर्तन किस प्रकार है, वो किस प्रकार से बोलता है, वो शब्द चयन किस प्रकार करता है, वह किस प्रकार से चलता है, वह किस प्रकार से उत्तर देता है, वो किस प्रकार से प्रश्न करता है, वह किस प्रकार से समाज में रहता है, वो किस प्रकार से परिवार में रहता है। ये सारा उसके व्यक्तित्व के अलग अलग अंग होते हैं। और लेखक, कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, जिस व्यक्ति को हम देखते हैं उसका प्रतिफलन, व्यक्तित्व का प्रतिफलन उसके काव्य में दिखाई देता है, उनके कविताओं में दिखाई देता है, कहानियों में दिखाई देता है। जैसे प्रसाद और प्रेमचंद एक ही काल के 2 लेखक हैं, लेकिन अगर आपको उनकी दोनों की अलग अलग कहानियां, उनका नाम मिटा कर दे दी तो आप पहले 2-3 पंक्तियां पढ़ते समझ जाते हैं शब्द शैली की दृष्टि से कि ये प्रसाद जी की कहानी है, ये प्रेमचंद जी की कहानी है, क्योंकि उनके प्रत्येक शब्द चयन पर उनके व्यक्तित्व की एक छाप रहती है। इसी को व्यक्तित्व का प्रतिफलन कहते हैं। ये भी साहित्य का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके उपरांत तीसरा तत्व आता है अगला, रागात्मकता। यानी अन्य सारा साहित्य है जो ज्ञान का साहित्य है, कहीं ना कहीं आपको वैराग्य की ओर ले जाता है, ज्ञान के अभिमान की ओर ले जाता है, लेकिन साहित्य आपको जनजीवन से जोड़े रहता है। और ये साहित्य की रागात्मकता है। रागात्मकता का अर्थ होता है जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, जीवन के प्रति एक प्रेम, प्रेय का भाव। बाकी का जितना भी साहित्य है, बाकी के जितने भी ज्ञान धाराएं हैं, अध्यात्म हो, विज्ञान हो, ये मनुष्य को जीवन से जोड़ने की नहीं अपितु जीवन से तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि वो सत्य बयान करते हैं, लेकिन इसी सत्य को थोड़ा सा लाग लपेट करके साहित्य में बताया जाता है। इसलिए साहित्य पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा जीवन से जुड़ा होता है, न कि टूटा हुआ। मतलब देखिए, एक उदाहरण यहां दिया जाता है। संस्कृत के बाणभट्ट का नाम मैंने बहुत बार आपसे कहा है। उसकी बाणभट्ट की आत्मकथा इस आचार्य राजा प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास का उल्लेख किया है। वह 2 ग्रंथ लिख रहे थे, कादंबरी और दूसरा हर्षचरित। दोनों ग्रंथ वो पूर्ण कर नहीं पाए और उन्होंने आगे चल करके एक महत्वपूर्ण बात कही कि जब उनकी मृत्यु आई सामने, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बुला करके कहा कि एक सामने एक सूखा वृक्ष है, इसका वर्णन करो। तो बड़े बेटे ने कहा शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, मतलब सूखा वृक्ष, सूखी लकड़ी सामने खड़ी है। लेकिन वही छोटे बेटे ने कहा नीरस तरुवर विलसति पुरतः। अब इन दोनों में जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को लेकर के उन्होंने ये समझा कि पहला बेटा जो है, बड़ा लड़का, उसका जीवन के प्रति रुक्ष दृष्टिकोण है, वैराग्यपूर्ण दृष्टिकोण है, तो वो सत्य है, किंतु छोटे बेटे का जो दृष्टिकोण है वह सरस दृष्टिकोण है, रागात्मक दृष्टिकोण है। इसलिए उन्होंने अपनी कादंबरी और अपने हर्षचरित को पूरा करने का काम छोटे बेटे को दिया, जिसको ये उन्हें ऐसा लगा कि ये अच्छी तरह से लिख सकता है। तो देखिए कि साहित्य के भेदक लक्षणों में हमने 3 लक्षण देखे। पहला है स्थायित्व, दूसरा लक्षण है व्यक्तित्व का प्रतिफलन और तीसरा लक्षण है साहित्य का, जिसको हम कहते हैं रागात्मकता। इसके ऊपर चलते हैं हम साहित्य के तत्वों की ओर। साहित्य के तत्वों में बहुत सारे तत्व आते हैं, लेकिन कुछ तत्व महत्वपूर्ण है, 4 तत्व महत्वपूर्ण है। इनमें से 3 अंतरंग तत्व है, भाव तत्व, दूसरा विचार तत्व अथवा बुद्धि तत्व, तीसरा कल्पना तत्व। ये अंतरंग तत्व है और शैली बहिरंग तत्व है। तो ये तत्वों को ध्यान रखिए। भाव तत्व ही वह है
जो रागात्मकता उत्पन्न करता है, जिस भेदक लक्षण की हम बात कर रहे थे, और यह अन्य शास्त्रों से इसे अलग बनाता है। इसलिए भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना भावना के काव्य या लेखन हो नहीं सकता। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ और है कि ये जो भाव होते हैं, आचार्य भरत मुनि ने जो रस सिद्धांत की बातें की अपने भरतनाट्य शास्त्र में, उन्होंने भाव विचार नाम का अध्याय लिखा है और उसमें भावों के प्रकार बनाए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इसको रस सिद्धांत में हम और भी अधिक देखने का प्रयास करेंगे। और अंग्रेजी में भी दो प्रकार के भाव कहे गए हैं। एक है सेंटिमेंट्स, जो स्थायी भाव कहलाते हैं, दूसरे होते हैं इमोशंस, जिनको हम संचारी भाव कह सकते हैं, जो मोशन सहित होता है। अगली चीजें देखिए, वह है विचार तत्व, बुद्धि तत्व। देखिए, जब तक हमारी भावनाओं पर विचारों का अंकुश है, तब तक हम अच्छा साहित्य लिख सकते हैं, वरना वो गाली बन जाएगा। क्योंकि भावना में बह करके कोई आदमी किसी को गलत भी बयान कर सकता है ना। लेकिन उसी बात को, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की व्याख्या में देखी थी, पोएट्री इज नथिंग बट पावरफुल ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टिंग ट्रैंक्विलिटी। मतलब इमोशंस तो हैं, लेकिन वो शांतता के क्षण में बैठ करके लिखे जाएं तो वो साहित्य होता है, वरना शिवी आणि ओवी मध्ये फर्क राहिला नसता। इसलिए ध्यान रहे, साहित्य बनता है वो भावों के आधार पर, लेकिन उसे विचार तत्व का अंकुश चाहिए। और विचार तत्व के कारण ही कथा संगठन, चरित्र चित्रण, भाव निरूपण के लिए विचार तत्व अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन केवल विचार हो ये भी गलत है, केवल रूखे विचार हो ये भी गलत है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भारी होती है उतनी तेजी से नीचे डूबती है। उसकी जगह हमें क्या करना है, सहज जीवन का अंग बन जाए, इस प्रकार से विद्वत्ता का उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। तीसरा तत्व है कल्पना, कल्प सामर्थ्य। इस शब्द से कल्पना शब्द बना है। इसका अर्थ है जो चीज नहीं है उसको वैसा बताने की कोशिश करना, और बिना कल्पना के कुछ नहीं हो सकता। खास करके हमारा जो कल्पनाशील साहित्य है, उपन्यास और कहानी, ये क्या करते हैं, निराकार भावों, वस्तुओं और घटनाओं को साकार करने के लिए काम जो करती है वो कल्पना होती है। और इसी कल्पना के द्वारा कहानी में चमत्कार उत्पन्न किए जाते हैं। जो अमूर्त चीजें हैं, उदाहरण के लिए दुख है, तो दुख इस अमूर्त चीज को कांटे के माध्यम से बताया जाता है, सुख इस अमूर्त चीज को फूल के माध्यम से बताया जाता है। ये काम कौन करता है, ये विचार तत्व करता है, बुद्धि करती है, कल्पना करती है। और इतना ही नहीं, कल्पना की असीमित शक्ति के द्वारा ही कवि या लेखक परमपिता परमात्मा की स्तर तक पहुंचता है। इसलिए कहा गया है, अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति। उसके उपरांत देखिए, कभी कभी कल्पना अपनी मर्यादा से बाहर अगर बढ़ गई तो ठीक नहीं लगता। खास करके बिहारी की विदग्ध नायिका हो या चंद्रकांता संतति जैसे उपन्यास हो, फैंटेसी हो, यह कल्पनाएं ज्यादा होती हैं। और अंतिम चौथा तत्व होता है बहिरंग तत्व, वह शैली तत्व। शैली तत्व में क्या होता है कि भाषा, शब्दचर्या, शब्दों का उपयोग, अलंकारों का प्रयोग, साहित्य को कौन सा रूप देना चाहिए, मुक्त कविता देनी चाहिए या खंड काव्य देना चाहिए, महाकाव्य देना चाहिए, या उसी भाव को कहानी के माध्यम से कहना चाहिए या उपन्यास के माध्यम से कहना चाहिए। साहित्य का रूप का चयन करने का काम भी यह शैली होती है। छंद कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन से प्रतीक, कौन से बिंब प्रयुक्त करने चाहिए, ये शैली की बात होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शैली व्यक्तित्व की त्वचा कही जाती है। कुछ कई लोग कहते हैं कि व्यक्तित्व के कपड़े हैं शैली, न, वो त्वचा है। इस प्रकार से भी अनेक लोगों ने कहा है। तो व्यक्तित्व के प्रतिफलन, ये जो हमने भेदक लक्षण देखा था, वो शैली के समान होता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि श्रीतरंजन पंत ने कहा है कि शैली सहज होनी चाहिए। जैसे छोटा बच्चा भूख लगने पर भूख लगी है कहता है या रोता है मां के सामने, उसे कोई शब्द नहीं पता होते, तो उसी प्रकार से कवि श्रीतरंजन पंत ने यह व्याख्या करने का प्रयास किया है कि वियोगी होगा पहला कवि,
आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप कविता बही होगी अनजान। जिस प्रकार से दुख होने पर अपने आप आंसू आ जाते हैं, वैसे कविता अपने आप सहज रीति से आनी चाहिए। इस प्रकार से ये और सहज मनुष्य ही सहज भाषा बोल सकता है, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और ये बात मैंने अभी कही थी कि व्यक्तित्व का प्रतिफलन ही है शैली। और अलेक्जेंडर पोप ने कहा है कि शैली विचारों की पोशाक नहीं अपितु त्वचा है। बुफो कहते हैं शैली ही व्यक्ति है, वगैरह वगैरह। एरिस्टोटल ने भी कहा है कि थिंक ऑफ थॉट्स ऑफ वाइज, मतलब विद्वानों की तरह विचार करो लेकिन सामान्य आदमी की तरह बयान करो, बोलो, व्यक्त हो जाओ सामान्य आदमी की तरह। बहुत सी बातें इसमें हमने देखा। इसके बाद आता है साहित्य का हेतु। साहित्य किस लिए रचा जाता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने गुरु के उपदेश से बड़े कठिन से कठिन विषय को समझ सकता है, लेकिन कवि बनना कोई आसान काम नहीं। हर कोई कवि नहीं बन जाता, हर कोई विद्वान बन सकता है पढ़े लिखने पर, लेकिन हर कोई कवि नहीं बन सकता, क्योंकि कवि के पास कुछ एक अलग प्रतिभा होती है। और ये प्रतिभा इसी को कहा जाता है नैसर्गिक प्रतिभा, श्रुतम च बहुनिर्मलम अमंद्र काव्य संपदा। और इस आधार पर प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीन काव्यों के हेतु बन जाते हैं। प्रतिभा अथवा शक्ति जो किसी विशेष व्यक्ति में होती है, उसके उपरांत व्युत्पत्ति अथवा निपुणता, और तीसरा है अभ्यास अथवा प्रवृत्ति। अब इसका संक्षिप्त में अर्थ मैं बताता हूं कि प्रतिभावान लोगों के पास सामान्य लोगों से ज्यादा ऐसी कोई शक्ति होती है, ऐसी कोई विशिष्ट क्षमता होती है जिसके माध्यम से वे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। उसी को प्रतिभा अथवा शक्ति कहा जाता है। दूसरा है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मतलब जितना, और निपुणता का मतलब होता है जो व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ा लिखा हो उतनी अच्छी अभिव्यक्ति कर सकता है, उसमें ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। और तीसरी चीज है कि आप पढ़े लिखे भी हैं, आप में प्रतिभा भी है, लेकिन आपने अभ्यास नहीं किया, आप कभी नहीं बन सकते। अभ्यास का मतलब होता है पुनः एक ही चीज को करना, वो अभ्यास कहलाता है। अब क्या है देखिए इसमें, मनस्य सदा सुसमाधिनी, आचार्य द्रविड़ ने शक्ति का वर्णन करते हुए कहा है, मनस्य सदा सुसमाधिनी विस्फुरण विधेयस्य अक्लिष्टा पदानि च विभाति अस्याम असौ शक्ति। ऐसी शक्ति होती है, इसी को प्रतिभा कहा जाता है। कवित्व बीजम प्रतिभानम, कवित्व से बीजम कवित्व बीजम, जन्म जन्मांतर संस्कार विशेष कश्चित यस्मात् काव्यम निष्पद्यते निष्पन्नम वा अस्यास्पदम जाते। ऐसा आचार्य वामन ने कहा है। वो कहते हैं कि प्रतिभान है, प्रतिभा शक्ति है, और प्रतिभान कवित्व का बीज है। और वही कवित्व का बीज, कवित्व बीज, वो हमारे अंतःकरण में, हमारे चित्त में, हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर से पड़ा होता है, इसलिए वो कवि बन जाता है। ऐसे बहुत से लोगों ने बहुत बातें की हैं। प्रतिभा को अभिनव गुप्त ने कहा है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा विशेषो रसादेश वैद्य वैषद्य सौंदर्य निर्माण क्षमता। मतलब साहित्य में सौंदर्य निर्माण करने की जो क्षमता है वही प्रतिभा है। और आचार्य कुंतक ने इसे क्या कहा है, प्राक्तन अद्यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति। मतलब इस तन से पहले के संस्कार और इस जन्म के संस्कार, इनके माध्यम से जो शक्ति निर्माण होती है उसी को प्रतिभा कहा है। फिर राजशेखर ने भी, पंडित जगन्नाथ ने भी अलग अलग कहा है। दूसरी चीज है निपुणता, ये दूसरा तत्व है साहित्य का, दूसरा हेतु है। मतलब कि क्षेमेंद्र ने ये कहा है कि किसी भी कलाकार को, किसी भी कवि को, किसी भी लेखक को क्या होना चाहिए, भुवनोपजुली, उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, इतिहास में क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है, इन सब का विचार करने की क्षमता उसमें आनी चाहिए। और वो कैसे आ जाती है, लोक हृदय को पहचान कर, मतलब लोक और शास्त्र का अध्ययन करने पर। क्या क्या करने आना चाहिए उसे। यहाँ आचार्य मुम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में निपुणता क्या है बताते हुए कहा है कि स्थावर जंगम, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, संस्कृत कठिन जाए थोड़ा। स्थावर जंगम अर्थात जड़ चेतन, लोक के वृत्तांत, छंद, उसके उपरांत व्याकरण, अमरकोश, कला ग्रंथ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्वर्ग प्राप्ति संबंधी ग्रंथ,
हाथी घोड़े तलवार इत्यादि का खड्ग इत्यादि की विद्या वाले ग्रंथों का अध्ययन, महाकवियों के पूर्ववर्ती काव्य कविताओं का अध्ययन करना, उनका इतिहास आदि समझना, इन सबसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो व्युत्पत्ति अथवा निपुणता कहलाता है। और तीसरी चीज है अभ्यास, अर्थात जो लोग काव्य करना जानते हैं, मोहम्मद कैलिकट देखिए, जो लोग हमसे प्रसिद्ध कवि हैं उनके पास जाइए, उन्हें अपने लिखा हुआ बताइए, वो उसमें से कुछ दोष बताएंगे आपको, उसके बाद वो अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। इसी को अभ्यास कहा जाता है। काव्यम कर्तुम विचारयितुमेव जानन्ति तदुपदेश करणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्ति अभ्यास, मतलब जो काव्य करना जानते हैं उनके पास जाकर के अपनी छोटी मोटी कविताएं उनको दिखाओ, और उन कविताओं को दिखाने के माध्यम से वो आपके दोष दिखाएंगे, और उन दोषों को आप अगली बार प्रयुक्त नहीं करेंगे। नई गलतियां हो सकती हैं, फिर उन गलतियों को दिखाइए, फिर वो जानने वाला व्यक्ति कवि जो है आपकी गलतियां ठीक करा देगा, और ऐसा बार बार फिर पुनः पुनः करने की जो प्रवृत्ति है उसका नाम अभ्यास है। इसके उपरांत थोड़ा छोड़ दें, तो इतना जरूरी जानना है कि साहित्य के जो हेतु होते हैं भारतीय दृष्टि से, उनमें प्रतिभा अथवा शक्ति, निपुणता अथवा प्रवृत्ति, पहला है प्रतिभा अथवा शक्ति, दूसरा निपुणता अथवा व्युत्पत्ति, और तीसरा है अभ्यास अथवा प्रवृत्ति। व्युत्पत्ति पहला क्या है? शक्ति, दूसरा व्युत्पत्ति, और तीसरा प्रवृत्ति। पहले को ही शक्ति की जगह प्रतिभा कहा जाता है, दूसरे को व्युत्पत्ति की जगह निपुणता कहा जाता है, और तीसरे को ही प्रवृत्ति की जगह अभ्यास भी कहा जाता है। अब यही बात पाश्चात्य लोग भी कहते हैं इसी प्रकार से, जैसे कि सोक्रेटिस या सुकरात कहते हैं कि कविगण कविता इस कारण नहीं रचते कि वो बुद्धिमान हुआ करते हैं, वे इस कारण रचते हैं कि उनके पास विशेष प्रकार की प्रतिभा रहती है, प्रतिभा को स्वीकार किया। उसी प्रकार प्लेटो अफलातून ने कहा कि एक प्रकार की विक्षिप्तता, उन्होंने प्रतिभा को विक्षिप्तता कहा है। फिर उसके बाद एरिस्टोटल ने अनुकरण की प्रवृत्ति को काव्य का मुख्य हेतु माना है, जो हम अभ्यास के रूप में जानते हैं। होरेस ने भी प्रतिभा की जगह आविष्कार शब्द का प्रयोग किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कल्पना, शक्ति, भावना की सच्चाई, चिंतन, मनन काव्य हेतु माने हैं। एस.टी. कोलरिज ने प्रतिभा और काव्यत्व को अभिन्न माना है। हडसन ने 4 तत्व माने हैं, 4 हेतु माने हैं। पहला है डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, दूसरा है इंटरेस्ट इन पीपल एंड देयर डूइंग्स, तीसरा है इंटरेस्ट इन टू द वर्ल्ड of reality and in which we live, and in the world of imagination in which we conjure into existence। और उसके बाद है love of forms as form। अब यहाँ क्या है? desire for self expression, मतलब आत्माभिव्यक्ति की इच्छा, मैं स्वयं को अभिव्यक्त करूं। दूसरा है लोगों के बारे में, मनुष्यों के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में आकर्षण। तीसरी चीज है काल्पनिक जगत और वास्तविक जगत के प्रति हमारा आकर्षण, और सृजन के प्रति प्रेम। बर्गसान ने भी इसी प्रकार बहुत सारी बातें कही हैं। कुछ विद्वान काव्योन्माद मानते हैं, अंतःस्फुरण मानते हैं, निर्बाध अभिव्यक्ति, भावुकता, सेंटिमेंट्स, भावावेश वगैरह वगैरह। फ्राइड ने काम को माना है, एडलर ने शासन शक्ति को माना है, टी.एस. इलियट ने वस्तुनिष्ठ सहसंबंध, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को माना है। अब उसके बाद आता है साहित्य का प्रयोजन। अब देखिए, साहित्य हेतु मतलब जिस कारण से साहित्य निर्माण होता है वो साहित्य हेतु, और जिस कारण के लिए साहित्य निर्माण होता है वो साहित्य के प्रयोजन। जैसे वृक्ष है, वृक्ष के मूल उसके हेतु हैं, और वृक्ष के फल उसके प्रयोजन है। ये मूल और फल का संबंध है, मतलब बिना हेतु के साहित्य रचा नहीं जा सकता, और बिना किसी आकर्षण के, प्रयोजन के साहित्य रचा नहीं जा सकता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने साहित्य के जो प्रयोजन माने हैं, उन प्रयोजनों में कीर्ति प्रीति यह शब्द बार बार आ रहा है। अर्थात आचार्य मोहम्मद ने यश, अर्थ, काव्य यश से अर्थ व्यवहार क्षेत्र क्षते सत्य पर निवृत्त काम का समित उपदेश लीजिए, ये प्रयोजन माने, मतलब यश की प्राप्ति, अर्थ यानी पैसे की प्राप्ति,
व्यवहार का ज्ञान, व्यवहार की शिक्षा, अमंगल का नाश, लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति और पत्नी के समान मधुर उपदेश, ये 6 काव्य प्रयोजन माने हैं। यश, अब देखिए जितने भी कवि हुए हैं उनका नाम अभी भी चल रहा है, उनका यश अभी भी। आज भी हम वाल्मीकि का नाम लेते हैं, भगवती का नाम लेते हैं, कालिदास का नाम लेते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम लेते हैं, होमर का नाम लेते हैं, हेमिंग्वे का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी भी हमारे मन पर यश के रूप में काम कर रहे हैं। उसके उपरांत धन, पैसा प्राप्त होता है। अच्छा लेखक जो होता है उसको अच्छा पैसा प्राप्त होता है, कॉपीराइट के रूप में। बिहारी के एक दोहे पर उसे एक सोने की आशर्फी मिलती थी। फिरदौसी को भी एक आशर्फी मिलती थी। स्कॉट, उपन्यासकार स्कॉट नाम के हैं अंग्रेजी, उन्होंने जो कर्जा उन पर चढ़ा था उस कर्जे को समाप्त करने के लिए, उस कर्जे को फेरने के लिए उन्होंने साहित्य रचा था। नोबेल पुरस्कार हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, इन दोनों में कीर्ति भी मिलती है, यश भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। फिर उसके बाद है व्यवहार का ज्ञान, मतलब पढ़ने वाला व्यक्ति और लिखने वाला व्यक्ति दोनों लिखते समय, पढ़ते समय कैसे रहना चाहिए, इस जीवन में व्यवहार कैसा करना चाहिए, ये भी इसके माध्यम से समझ लेते हैं। खास करके हितोपदेश, पंचतंत्र, विदुर नीति, चाणक्य नीति, नीति शतक जैसे ग्रंथ नहीं आते हैं। रामायण अगर हमने पूरा पढ़ा तो हम, रामायण हमें क्या शिक्षा देता है, कौन सा व्यवहार ज्ञान देता है? राम की तरह आचरण करो, रावण की तरह नहीं। महाभारत भी वही कहता है, पाप के लिए अगर पाप कमाना चाहते हो तो गलत काम करो, पुण्य कमाना चाहते हो तो सही काम करो। दुर्योधन जैसा मत बनो, युधिष्ठिर जैसा बनो वगैरह। फिर तीसरा, चौथा है श्वेत रक्षक है, मतलब देखिए कि हमारे मन में जो कभी कभी गलत भावनाएं आती हैं, गलत गलत विचार आते हैं, उन विचारों पर, गलत कामों पर अंकुश रखने का काम ये साहित्य करता है। फिर उसके बाद लोक मंगल नीति अथवा शांतिजन्य आनंद प्राप्ति, यह साहित्य का सबसे प्रधान प्रयोजन है। मतलब साहित्य पढ़ते समय जो हमें आनंद होता है, जो शांति मिलती है, वो महत्वपूर्ण है। और अंत में है कांता समित उपदेश। उपदेश 3 प्रकार के माने जाते हैं, एक वेद या प्रभु सम्मित, दूसरे होते हैं सूर्य सम्मित या गुरु सम्मित, और तीसरे होते हैं कांता सम्मित या मित्र सम्मित। अर्थात किसी एक चीज, समझिए आपके पास एक कड़वी दवा है, कड़वी दवा को आप मुंह में डालेंगे तो उलट देंगे, लेकिन वही कैप्सूल जो होता है ना ऊपर का, वो शुगर कोटेड रहता है, वैसे ही पत्नी पति को उपदेश देती है, और यह साहित्य इस प्रकार का होता है। आगे है साहित्य प्रयोजन पाश्चात्य दृष्टि। इसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉन्जिनस, होरेस, फिलिप सिडने, ड्राइडन, जॉनसन, एस.टी. कोलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, लियो टॉल्स्टॉय, मैथ्यू आर्नोल्ड, सिगमंड फ्रायड, एडगर आई रिचर्ड्स, कार्ल मार्क्स, इन सब ने साहित्य का मूल हेतु ये माना है सत्य की खोज। लेकिन वो सत्य की खोज एक मीठी रीति से, एक अच्छे शब्दों के माध्यम से करनी चाहिए, इस प्रकार उन्होंने कहा है। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ी देर बाद आपके सम्मुख फिर आ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। कृपया करके इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिखिए। यदि आपको सचमुच पसंद आ गया हो यह वीडियो तो अन्य मित्रों और छात्रों को अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो आप और अन्य भी देखना चाहते हैं तो कृपया हमारा यह जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए केवल इस बेल आइकॉन को, घंटी को स्पर्श करना होगा और आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और इसी प्रकार के अनेक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।